जय हिंद दोस्तों। माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार क्या लिखा है ध्यान से पढ़ लो। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है जिंदगी में। जिन्होंने भी आपसे कहा कि आपसे ना हो पाएगा, उन्हें भी करके दिखाना है। बारूद भर दो अपने अंदर, माहौल के साथ पढ़ाई करनी है पूरी एनर्जी के साथ। अगर आपने अपने आप को लगा दिया, सक्सेस आपसे दूर नहीं। आइए बच्चों, अमेंडमेंट का लास्ट लेक्चर, कस्टम्स रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट थे वो भी हम कवर कर लेते हैं। भारत माता की जय करनी है आपको। सरकार कस्टम्स के अमेंडमेंट बहुत कम है। सबसे पहली बात, एक सर्कुलर आया था बहुत ही सिंपल सा, सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, नाम आपने सुना होगा सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक सेकेंड सर, यस ओके सर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब आप कस्टम पे करते हो तो कस्टम ड्यूटी का 10%, कस्टम्स ड्यूटी का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है। पर सर सर्कुलर यह है कि सर ये कस्टम ड्यूटी का 10% लगता है सर। अगर किसी केस में कस्टम ड्यूटी ही एग्जम्प्ट है तो कोई नॉशनल कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके उसका 10% मत लगा देना। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर कस्टम्स पेबल भी ही नहीं होगा तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी जीरो का 10% जीरो ही होता है साहब, नहीं पे करना होगा। ये देख लीजिए आप क्या लिखा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज अप्लाइज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ये वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स पे नहीं लगता साहब, ये किस पे लगता है मालिक? सर 10% of the custom duty payable. Sir, if aggregate custom duty payable is zero on account of an exemption, the social welfare surcharge will also be zero only. 10% of value equal to zero, which will be zero only. Law does not require computation of SWS, social welfare surcharge, on a notional custom duty calculated at tariff rate where applicable aggregate ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इज जीरो। मतलब अगर जीरो है तो आपको कोई नॉशनल कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके उसका 10% नहीं काउंट करना है साहब, आपको जीरो ही कस्टम पे करना है। माहौल क्लियर? जीरो ही कस्टम है तो जीरो ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा बेटा। ओके, कोई खास बात नहीं, बहुत सिंपल था सर। ये सर्कुलर क्लेरिफिकेशन के लिए सर। माहौल सरकार अब आइए सर, आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर तो जिस तरह से जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर ऑपरेट होते हैं, वैसे ही कस्टम्स में आपको पता है कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप हो चुका है सर। isget.gov.in ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जिसको कॉमन पोर्टल कहा जाता है कस्टम्स के अंदर। अभी सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वहां पे भी एप्लीकेबल कर रहे हैं। एंड सर उसके लिए सेक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है सर कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को इंप्लीमेंट करके उसके थ्रू आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, जैसा आपने जीएसटी में पढ़ा हुआ है। सही, इस सेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है। पर सर एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया, देखो यहाँ पे एक पावर दे रखा है गवर्नमेंट ने, सेक्शन नंबर 51A सब सेक्शन 4 ने पावर दिया। गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ केसेस में एग्जम्पशन दे सकती है कि इन केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे नहीं करोगे कस्टम तो भी चलेगा। वो पावर यूज करके गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड डिपॉजिट्स को एग्जम्प्ट किया फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वैसे मैं आपसे बात करूं, एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, आपके नवंबर 2022 के लिए 30 अप्रैल 2022 तक जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, 30 अप्रैल 2022 तक जो अमेंडमेंट्स सर एप्लीकेबल हो गए, इफेक्टिव हो गए, वही रिलेवेंट होते हैं। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव नो डाउट आ गया था पहले ही, पर इफेक्टिव हुआ 1 जून 2022 से। ये एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, पर सिंस आईसीआई ने अपना जो अमेंडमेंट्स का पोर्शन इशू किया उसमें ये दिया है, इसलिए मैंने आपको यह अमेंडमेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी कोई अच्छा वैसे कोई टफ बात भी नहीं है, बहुत इजी बात है, कोई खास बात नहीं सर। देख लीजिए सर, कोई खास बात नहीं है। द सीबीआईसी हैज स्पेसिफाइड सर्टेन डिपॉजिट्स which are exempted from the provisions of payment through electronic cash ledger। इनका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। फर्स्ट, with respect to the goods imported or exported in customs station where customs automated system is not in place। सर जहां कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं है जिस पोर्ट पर, वहां से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कैश लेजर का जरूरत नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कैसे आप वो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम वहां पे लिंक ही नहीं है, तो कैसे आप पे करोगे, वो इंप्लीमेंट वहां नहीं हो पाएगा। देन सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, अकम्पनीड बैगेज। सर भाई बैगेज लेके आए हो और सर मान लो इसमें कुछ गुड्स, आप दुबई घूमने गए और वहां पे आपको कुछ पसंद आ गई, सर गुड्स की बात कर रहा हूँ, एंड सर वो अगर आप लेके आए साथ में उसका कस्टम पे कर रहे हो आप उस टाइम पे, तो कस्टम पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे जब आप पे करोगे डायरेक्टली पे करोगे, वहां कैश लेजर की जरूरत नहीं होगी। देन अदर देन दोज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ। सर मतलब ये कहा है, इसका मतलब ये है, लैंग्वेज में घूमना मत, इन 4 के अलावा कुछ और अगर पेमेंट है कस्टम का तो वहां पे कैश लेजर की जरूरत नहीं है। मतलब इन 4 में जरूरत है, इनमें 4 में कैश लेजर की जरूरत है। किसमें? एनी ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग सेसेस, सरचार्ज लेविड एज ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स,
IGST, GST compensation cess, interest, penalty, fees और any other amount payable under the said act or the Custom Tariff Act 1975, इनके अलावा कोई और पेमेंट अगर है तो वहां पे कैश लेजर की तो जरूरत नहीं होगी। मतलब मेजरली ये तो होता है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और क्या है सर, इसमें कैश लेजर की जरूरत पड़ेगी, बाकी में कैश लेजर एग्जाम कर दिया सर। क्लियर। बैगेज के केस में आपको कैश लेजर के थ्रू पे नहीं करना है, और ऐसे किसी पोर्ट या एयरपोर्ट से आप आ रहे हो या गुड्स इंपोर्ट किया आपने जहां पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है तो वहां पे भी कैश लेजर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्लियर, डन। तो सरकार ये था सिंपल सा प्रोविजन जो 1 जून 2022 से एप्लीकेबल हुआ है। सरकार कोई खास बात नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से एग्जिबिशन दिया है। आओ बच्चों, देखा जाए तो कस्टम में एक ही अमेंडमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं अब, और कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। ऊपर हमने पढ़ा एक सोशल वेलफेयर सर्च सर्कुलर, वो सर्कुलर नहीं भी होता और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता तो आप डायरेक्ट 10% ऑफ द कस्टम पेबल जीरो, तो उसका 10% जीरो ही होगा। ओके सर, सेकंड कैश लेजर की जरूरत कहाँ का नहीं है वो हमने पढ़ लिया। अब सर जो आ रहा है ये यहां पर अमेंडमेंट है, बाकी और कई कस्टम में अमेंडमेंट नहीं है। क्लियर। और जस्ट बता देता हूं आपको, इसके बाद जो पेजेस है उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए दिया हुआ है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए बोला हुआ है कि 3 महीने के लिए सर, मैं बताता हूं आपको, आगे हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आपने पढ़ी भी 2015-20 वही एप्लीकेबल आगे भी एक्सटेंड कर दिया उसको भी सर, हम बात करेंगे। और उसमें जो 3739 के एग्जिबिशन थे उसको भी एक्सटेंड करते 3 महीने के लिए सर, बात कर लेंगे। और कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप रिलैक्स होकर पढ़िए सर, क्योंकि आपका रिलैक्स होना, दिल का शांत होना एंड मन को एकदम रिलैक्स करके पढ़ना इज वेरी एसेंशियल, तभी मजा आएगा पढ़ाई में। सर कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, सर ये रूल्स अब जाके सेटल हुए थोड़े से। सर अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है और उसमें एंड यूज्ड बेस्ड एग्जिबिशन था, एंड यूज्ड बेस्ड एग्जिबिशन अगर आपने किसी गुड्स पे दे रखा है गवर्नमेंट ने, वो अगर आपको क्लेम करना है, अच्छा वो क्या होता है सर? वैसे मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है सर, बेसिक्स, इस रूल के बेसिक्स कुछ भी चेंज नहीं हुए। बस गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंस कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम अभी इंप्लीमेंट हो गया है तो उससे इन रूल को मैच कर दिया, सो दैट आपका सिस्टम बिल्कुल थ्रू आउट ऑटोमेटिक रहे। बाकी इस रूल में कोई चेंज नहीं सर। क्लियर। मैं पर आपको पूरा रूल पढ़ा रहा हूं सर, ध्यान दीजिएगा। सरकार मैं ये रूल्स पहले पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, पूरा ही समझाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा। कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। सर क्या होता है, मान लो मैं अपना वो एग्जांपल जो मैं लेक्चर्स में देता हूं वो ले लेता हूं। मार्कर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर। अरे मार्कर यहां दिख नहीं रहा है सर, चलिए इसी को मार्कर मान लीजिए सर। आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के इंपोर्ट पर कस्टम्स एग्जेम्प्ट किया है अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो। एग्जेम्पशन क्या है सर? प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम्स एग्जेम्प्ट रहेगा अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो। मतलब प्लास्टिक का एंड यूज अगर मार्कर है तो प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जेम्प्ट है, नहीं तो प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जेम्प्ट नहीं है। समझे? इस तरह का एंड यूज बेस्ड एग्जेम्पशन अगर है तो वहां पे क्या करने का उसकी बात चल रही है सर। समझना बात को ध्यान से। मान लो मैं लोकेटेड हूं उदयपुर राजस्थान में फॉर एग्जाम्पल। समझना पहले इन रूल का रिक्वायरमेंट समझना, थीम समझना। ये रूल ऐसे खत्म होंगे सर माहौल के साथ, लिटरली कह रहा हूं मैं सर आपसे। सर मान लो आई एम लोकेटेड एट उदयपुर राजस्थान एंड मेरी फैक्ट्री उदयपुर राजस्थान में है एंड सर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मुंबई पोर्ट से, JNPD। सर मुंबई से मैं कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब मुंबई पोर्ट पे मेरा गुड्स आने वाला है। मान लो गुड्स आ रही है सिंगापुर से। अब सिंगापुर से मैंने प्लास्टिक का कंटेनर मंगाया है। अब प्लास्टिक जो है वो यूज आता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर या पेंसिल, कुछ भी मान लीजिए सर आप इसको। सर अब मार्कर बनाने के लिए मेरे को प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक में इंपोर्ट कर रहा हूं और प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जेम्प्ट है अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो। अब सर जैसे ही कंटेनर पहुंचा कहां पर, मुंबई पोर्ट पर, मैं कस्टम क्लियरेंस कराने गया। सर मैंने कस्टम ऑफिसर को बोला, भाई साहब मुंबई पोर्ट के कस्टम ऑफिसर को बोला मेरे को गुड्स क्लियर करानी है अंडर एग्जामिशन। वो बोला भाई किस बात का एग्जामिशन? मैंने उनको बोला कि प्लास्टिक को अगर इंपोर्ट किया है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर तो प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जेम्प्ट, ये रहा वो नोटिफिकेशन। उसने बोला अच्छा अच्छा आप ही हो क्या मंगल? मैंने कहा हाँ जी हाँ हम ही मंगल सर। एंड उन्होंने बोला ओके ले जाइए। मैंने सर गुड्स को कस्टम क्लियरेंस करा के उदयपुर ले आया अपने यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम। मान लो फुल एग्जामिशन लिया या कंसेशनल रेट, मतलब हो सकता 50% एग्जामिशन हो, 60% एग्जामिशन हो, जो भी एग्जामिशन था मैंने क्लेम कर लिया।
गुड्स क्यों ले आया उदयपुर में? और आपको पता है सर, न तो मैंने कभी मार्कअप बनाए थे, न कभी मार्कअप में बनाऊंगा, मैंने तो क्या बना दिया ऑफिसर को, सर मैंने ऑफिसर को पागल बना दिया सर, झूठ बोल दिया मैंने सर। अब सोचिए, मैंने उस प्लास्टिक को डोमेस्टिक मार्केट में एज इट इज बेच दिया, तो मेरे इंपोर्ट पे कस्टम तो लगा नहीं सर, एग्जामिशन मैंने ले लिया, तो सर वो तो एक तरह से टैक्स चोरी हो गई और उस ऑफिसर को पता भी नहीं पड़ा। अच्छा, सेकंड थिंग, उसको पता पड़ेगा भी कैसे साहब? वो है मुंबई पोर्ट पर, मैं हूं उदयपुर। अब सर वो ऑफिसर रोज आके मेरे यहाँ चेक तो नहीं करेगा ना कि मैंने उस प्लास्टिक से मार्कअप बनाया कि नहीं बनाया? सर हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड? अब मेरे कॉम्पिटिटर ने अगर शिकायत कर दी कस्टम ऑफिसर को, भाई आपने ये क्या कर दिया, सर कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी हम लोग जैसे लोगों को? इसके लिए ये रूल्स आए। और रूल बोलते हैं क्या, अगर आपको गुड्स को इंपोर्ट करना है अंडर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, अंडर सम एंड यूज्ड बेस्ड एग्जामिशन अगर आपके लिए गुड्स पे दिया हुआ है, और वो एग्जामिशन अगर आपको क्लेम करना है, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहे कि अगर मंगल उन गुड्स का स्पेसिफाइड यूज जो था, जो एंड यूज जिस पर्पस के लिए उसका एग्जामिशन दिया था, वो पर्पस के लिए अगर उसने यूज नहीं किया, तो मंगल को पकड़ के हम उससे टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट ले ले साहब। समझे? उसके लिए रूल्स आए सर। अब ये रूल्स सर क्या कहते हैं, समझना बात को ध्यान से। ये रूल्स कहते हैं क्या सब? सबसे पहली बात, अगर एंड यूज बेस्ड एग्जामिशन किसी गुड्स के लिए दे रखा है, कोई कंसेशन रेट दे रखी है, वहां पर अगर आपको गुड्स का एग्जामिशन क्लेम करना है, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, पहले वो देख लीजिए सर आप। कोई खास नहीं वैसे तो सर, कॉमन पोर्टल मतलब वही icegate.gov.in। सर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम को रेफर किया था, तो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम मतलब क्या है? icegate बेटा, icegate.gov.in, icegate.gov.in। ओके, डेट ऑफ इंपोर्ट मतलब जिस दिन आपको ऑर्डर पास हुआ परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, उस दिन मानेंगे डेट ऑफ इंपोर्ट है सर। क्लियर? बाकी सर ठीक है, सारी डेफिनेशन दे रखी, कोई खास बात नहीं सर। आइए बच्चों, मेन बात पे आते हैं अब हम। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जॉब वर्क के लिए भी बात कह रही कि जॉब वर्कर के यहाँ आप गुड्स भेज सकते हो अंडर दिस रूल्स, अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या ईवी बिल, हम आगे पढ़ेंगे। पर सर एक्सेप्ट गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स देयर ऑफ एंड अदर प्रेशियस मेटल और स्टोन्स। क्लियर? ये गुड्स जॉब वर्कर के नहीं भेज सकते क्योंकि प्रेशियस गुड्स होती है बेटा, यहाँ गड़बड़ नहीं हो सकती, स्कोप ऑफ गड़बड़ नहीं रख सकता गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर, तो सर इट्स नॉट एसेंशियल कि दीज आर ये जो रूल्स बने ये मैन्युफैक्चरर के लिए ही है। आई मे बी ए सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो, और सर्विस प्रोवाइडर ने अगर ये गुड्स इंपोर्ट किया कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो इन गुड्स पे एग्जामिशन मिलेगा। मान लो मैंने आईपैड इंपोर्ट किया कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और उसके लिए अगर आईपैड इंपोर्ट करो तो कस्टम एग्जाम्ड है, एंड यूज बेस्ड एग्जामिशन मे बी फॉर सर्विसेज ऑल्सो। तो इस तरह का एग्जामिशन अगर है, तो आउटपुट सर्विसेज मीन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, तो आफ्टर सेल सर्विसेज का के लिए बेनिफिट ये वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर? तो सर ये डेफिनेशन दे रही कि जो मैंने आपको बताई बेटा, कोई खास बात नहीं है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कहां से, मेन जो प्रोसीजर है वहां से, रूल नंबर 4 से। सर सुनना बात को ध्यान से, एंड यूज्ड बेस्ड एग्जामिशन। ओके, आपको प्रॉपर दिख रहा है बेटा ये? ओके सर सुनना ध्यान से। वैसे नोट्स आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे अपनी वेबसाइट से बेटा, आपके पास होंगे ये नोट्स। इंपोर्टेंट टू गिव वन टाइम प्रायर इन्फॉर्मेशन। अब सुनो बेटा मेरी बात। सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का एग्जामिशन लेना है, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो सबसे पहली बात बच्चों, पहले प्रोसेस पूरा मैनुअल था, अब इसको पूरा कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम से लिंक कर दिया है। यहां पे क्या बोला है, मान लो मैं उदयपुर राजस्थान में लोकेटेड हूं, एंड सर आप कस्टम पोर्ट जहां से मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं मुंबई पोर्ट है, या मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान का कोई भी पोर्ट हो, अब सिस्टम इतना इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है कि मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। सर मैं क्या करूंगा, वन टाइम एक प्रायर इंफॉर्मेशन दूंगा कॉमन पोर्टल पे। सर जो गवर्नमेंट का कस्टम वालों का icegate.gov.in होगा, वहां पे जाके मैं एक फॉर्म है वो मैं ऑनलाइन क्या करूंगा, कॉमन पोर्टल पे फॉर्म नंबर IGCR मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, IGCR इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट। ओके, लिंक हुआ? तो सर एक वन टाइम इंफॉर्मेशन फिल करूंगा मैं इन फॉर्म नंबर IGCR1, और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या क्या? मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, सर अगर मेरे साथ कोई जॉब वर्कर भी एसोसिएटेड है तो उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो मैं दूंगा। प्लस सर मैं क्या आउटपुट गुड्स बनाता हूं, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, आउटपुट गुड्स या प्रोसेस में क्या करता हूं, या सर मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे क्या क्या काम होता है, या अगर जॉब वर्कर का गुड्स आ रहा है तो जॉब वर्कर का क्या काम हो रहा है, क्या प्रोसेस वो कर रहा है। क्लियर? सर किस तरह के गुड्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूं,
हाँ है ना। फिर सर मैं एग्जामिशन नोटिफिकेशन कौन सा क्लेम कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल है, अगर सर्विस सप्लायर हूँ मैं तो मेरी नेचर ऑफ आउटपुट सर्विसेज क्या है, एंड किस पोर्ट से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ बेटा, ये सब मैं क्या करूंगा, उस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन फिल करूंगा। फॉर्म नंबर IGCR1, आई रिपीट, मेरा नाम, जॉब वर्कर का नाम, उसका एड्रेस, मेरा एड्रेस, देन नेचर ऑफ आउटपुट गुड्स, और सर उसमें प्रोसेस क्या हम करते हैं सर, इंपोर्टेड गुड्स कौन सी है, क्लियर, जिसके लिए मैं एग्जामिशन क्लेम कर रहा हूँ, एग्जामिशन नोटिफिकेशन कौन सा वो देना पड़ेगा मेरे को, क्लियर, एंड सर किस किस पोर्ट से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ये सारी गुड्स मेरे को क्या करनी पड़ेगी, ये सब इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्लस मेरे को जैसे ही फॉर्म में अपलोड करूंगा, वहां पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करेगा सर, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगी। सर ध्यान से दीजिए, देखिए, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर IIN नाम दिया इन्होंने सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर IIN, एक नंबर मेरे को दे देंगे, शेल बी जनरेटेड अगेंस्ट सच इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। सर अगर फ्यूचर में मेरे को कभी इस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करा, मान लो मेरा एड्रेस चेंज हो गया, तो मैं उसको अपडेट भी कर सकता हूं सर लॉगिन करके। ओके, अब सर साथ में मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब सुनना, ये कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पे, कस्टम पोर्टल पे मैंने अपना एक तरह से लिस्टिंग करा दिया, एक तरह से सर मैंने क्या कर दिया, अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लिया कि मैं कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे गुड्स इंपोर्ट करने वाला हूं सर, और मैं बेनिफिट लेने वाला हूं इस एग्जामिशन नोटिफिकेशन का। सॉरी, अरे जोश माहौल सर, यस, एंड सर प्लस मैं क्या करने वाला हूं, एक मैं कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन करूंगा, कंटिन्यूटी बॉन्ड, रनिंग बॉन्ड होता ना बेटा, अ काइंड ऑफ दैट, कि सर मैं उसमें, अच्छा, कंटिन्यूटी बॉन्ड अलोंग विद स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और श्योरिटी जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करेगा। सर्कुलर देखिए गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने सिक्योरिटी भी प्रिस्क्राइब करी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई वही है सर, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके सर, जहां पर मेरी फैक्ट्री लोकेटेड है, मेरी फैक्ट्री कहाँ है बेटा, उदयपुर राजस्थान, तो वहां का जो ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी है, उदयपुर का जो ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी है सर, वहां पर मैं कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन करूंगा सर, अलोंग विद सिक्योरिटी और श्योरिटी सर, और उसमें लिखूंगा, अच्छा कंटिन्यूटी बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट, मैं बता दूंगा मैक्सिमम इतना अमाउंट का कस्टम ड्यूटी मेरे लिए एग्जम्प्ट रहेगा, और सर उन गुड्स को मैं विद इन 6 मंथ यूज करके डोमेस्टिक मार्केट में बेच दूंगा। मतलब जिस इंटेंट पर्पज के लिए मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल मार्कर बनाने के लिए, तो सर उस प्लास्टिक से मार्कर बना के मैं मार्केट में बेच दूंगा। तो उस टाइम पे जब तक मार्कर बन के बाहर नहीं निकलते, तब तक मैक्सिमम गुड्स में कितने क्लियर कराऊंगा अंडर कंसेशन, उस पर कितना कस्टम एग्जाम किया, मान लो 10 करोड़ का कस्टम में मैक्सिमम मेरे को लगता है एस्टिमेटेड कि मैं एग्जामिशन क्लेम करूंगा, है ना, तो 10 करोड़ का मैं एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट बना दूंगा। अब सर क्या होगा, मैक्सिमम उतने ही गुड्स सर कस्टम क्लियरेंस से हो पाएंगे जिसमें मैक्सिमम 10 करोड़ तक का कस्टम्स एग्जम्प्ट हुआ है, जब तक कि सर मैं जो गुड्स को मैंने इंपोर्ट किया जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए बना के मैंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच नहीं दिया, है ना। तो सर वो जैसे ही बाहर निकलेगी मेरी फैक्ट्री से, उतना रनिंग बॉन्ड अकाउंट से अमाउंट कम हो जाएगा, है ना, गुड्स आती जाएगी। बॉन्ड 10 करोड़ का था, मान लो 1 करोड़ की गुड्स, 1 करोड़ का एग्जामिशन लिया, फिर नेक्स्ट 50 लाख का एग्जामिशन लिया, फिर 2 करोड़ का एग्जामिशन लिया, तो सर मैंने 10 करोड़ में से इतना अमाउंट यूज कर लिया, फिर जो जैसे गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जाती जाएगी उतना उतना अमाउंट वापस कम होता जाएगा, तो रनिंग बॉन्ड अकाउंट चलता रहेगा सर, क्लियर। मैक्सिमम उतना ही एग्जामिशन मेरे वन टाइम एट एनी टाइम रहेगा जो जितने का मैंने बॉन्ड साइन किया हुआ सब, क्लियर। अब सर मैंने रनिंग बॉन्ड अकाउंट साइन कर दिया, उसमें लिखूंगा मैं बॉन्ड में कि अगर मैंने जिस इंटेंडेड पर्पज के लिए इसको इंपोर्ट किया है, जिसके लिए मेरे को एग्जामिशन मिला, उस इंटेंडेड पर्पज के लिए अगर मैंने इनको यूज नहीं किया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट से वो एग्जामिशन वापस से रिकवरी कर सकता है, वापस से मैं उसको पे करूंगा, एंड सर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जिस दिन से उन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस हुआ उस दिन से लेके जब मैं वापस से गवर्नमेंट को पे करूंगा टैक्स का अमाउंट, ये एग्जामिशन जो दिया ड्यूटी का, वो अमाउंट जब गवर्नमेंट को पे करूंगा, तब तक का मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सर, क्लियर। ये मैं पे करूंगा ड्यूटी का अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ओके, ये पे हो जाएगा, भारत माता की जय हो जाएगी, ये बॉन्ड साइन करूंगा सर मैं। अच्छा, तो अब तक क्या हुआ, रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 4 में मैंने ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो कस्टम की वेबसाइट है सर, वहां पे जाके मैंने एक फॉर्म साइन किया, फॉर्म फिल किया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी, प्लस मैंने एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट साइन कर दिया, और उसमें लिख दिया कि मैं इन गुड्स को इंटेंडेड पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, कंसेशनल रेट पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और जितना कस्टम एग्जाम्प्ट हुआ है वो मैं पे कर दूंगा आपको वापस से, अगर मैंने इसको जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, क्लियर, डन। और मेरे को एक सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इश्यू हो जाएगा, ओके बच्चों। और फ्यूचर में कभी इस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज हुआ तो चेंज भी मैं कर सकता हूं, ओके। अब सर ये तो वन टाइम इंफॉर्मेशन मैंने दे दी एडवांस में डिपार्टमेंट को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सर। अब क्या होगा हमारे मालिक, रूल नंबर 5 बोलता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अब सर जब भी मेरे को गुड्स इंपोर्ट करना हुआ, पहले क्या होता था बेटा,
हर बार जब गुड्स आ रही है तब मेरे को पहले ही अपने उदयपुर के जुरिसडिक्शनल एसीडीसी को इंटीमेशन देना पड़ता था, फिर वो इंटीमेशन जाती थी कहाँ पर, मुंबई के कस्टम पोर्ट के एसीडीसी के पास। अब ये सब हट गया है। अभी क्या होगा, जब गुड्स आएगी, मान लो मुंबई पोर्ट पे गुड्स आ रही है, मैं क्या करूंगा, अपना बिल ऑफ एंट्री जो मैं फाइल करूंगा उसमें मेरा जो IIN नंबर है सर, इंपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड रनिंग बॉन्ड अकाउंट नंबर, कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर एंड IN नंबर में मेंशन कर दूंगा बस बिल ऑफ एंट्री में सर। तो क्या होगा सर, जब मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, अच्छा वो भी कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही फाइल होगी, उसमें जैसे ही IN नंबर मैंने लिख दिया तो कस्टम पोर्टल ने उस बिल ऑफ एंट्री को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये मंगल वही है जिसने सर हमको फॉर्म फिल किया था कि मैं ये गुड्स बनाता हूं, इस पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं और ये एग्जिबिशन में क्लेम करना चाहता हूं साहब, क्लियर। और उसके लिए मैंने बॉन्ड भी साइन किया है सर। तो ऐसे केस में जैसे मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा मुंबई पोर्ट पे, जब गुड्स आएगी उसका जब कस्टम क्लियरेंस कराऊंगा, वो कस्टम ऑफिसर जैसे देखेगा कि इसने प्लास्टिक इंपोर्ट किया है, इसके पास IN नंबर ऑलरेडी है, मतलब इसने बॉन्ड ऑलरेडी साइन किया हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है, वो डायरेक्टली गुड्स को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा आफ्टर पेमेंट ऑफ दी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। मतलब जो एग्जिबिशन मेरे लिए अलाउड था वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मतलब उसको कोई कंफर्मेशन नहीं लेना पड़ेगा सर। अकॉर्डिंगली देखो क्या लिखा है, जैसे मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी उसमें IN नंबर लिखा, उसमें मैंने कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर लिखा, accordingly the ACDC of custom at the custom station of importation shall allow the benefit of exemption notification to the importer, and once the bill of entry is cleared for home consumption the bond submitted by the importer gets debited। भाई मान लो इस बार 1 करोड़ का एग्जिबिशन मिला तो 1 करोड़ से डेबिट हो जाएगा सर बॉन्ड अमाउंट मेरा automatically in the custom automated system, and the details shall be made available in electronically to the jurisdictional custom officer। अब मेरा jurisdictional custom officer कौन है भाई, ऊपर डिफाइन किया, पर बताता हूं, जिस एरिया मेरी फैक्ट्री मतलब उदयपुर सर, उदयपुर के जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को ऑटोमेटिक इंटीमेशन चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली कि साहब मंगल ने गुड्स क्लियर कराई है अंडर एग्जिबिशन, क्लियर, क्योंकि वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम से लिंक हो चुका है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, उसमें IN नंबर दिया सर, जैसे ही गुड्स क्लियर हुई सर उसका इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाएगा मेरे उदयपुर के जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास, मतलब मैनुअल प्रोसेसर पूरा हटा दिया सर। अब पहले क्या होता था, जैसे गुड्स आई उसके 2 वर्किंग डे के अंदर उसको इंटीमेशन देना पड़ता था, फिर वो आके कभी भी चेक कर सकता था, सब सिस्टम हट गया सर। रूल नंबर 6 बोलता है इंपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अब ये सर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेंगे, ये कोई खास विशेष बात नहीं, पर देख लीजिए सर आप, मतलब विशेष बात अमेंडमेंट के हिसाब से नहीं है, पर देख लो लॉजिकल बात है सर। द इंपोर्टर शेल मेंटेन एन अकाउंट इन सच मैनर टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, द डेट ऑफ द क्वांटिटी एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इन द रिलेवेंट प्रीमाइसेस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, quantity of goods sent to job work, nature of the job work carried out, quantity of goods received after job work होने के बाद 6 महीने में गुड्स आ जाने चाहिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स री एक्सपोर्टेड इफ एनी, अंडर रूल नंबर 7 हम बात करेंगे अगर गुड्स अनयूटिलाइज रह जाती है, 6 महीने तक यूज नहीं आई या डिफेक्टिव थी या एक्सेस क्वांटिटी में आ गई, तो आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो सर, बात करेंगे आगे। क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री, ये सब इसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। एंड शैल प्रोड्यूस दिस अकाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एसीडीसी ऑफ द कस्टम। मान लो उदयपुर एरिया का जो जुरिसडिक्शनल एसीडीसी उसने इन्फॉर्मेशन मांगी तो मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सर जिस इंटेंशन के लिए मैंने जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया उसी पर्पस में यूज आ रहा नहीं आ रहा वो वेरीफाई कर सकता है सर। ओके सर, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ नॉन रिसीट और शॉर्ट रिसीट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इन द रिलेवेंट प्रीमाइसेस, अगर मान लो कभी मैंने गुड्स को क्लियर तो करा दिया पर जब यहाँ पे मेरे प्रीमाइसेस में आया तो पता पड़ा कि गुड्स तो जो मंगाए थे वो नहीं आए या शॉर्ट क्वांटिटी में आए, in case of non-receipt or short receipt of the goods imported in the relevant premises, the importer shall intimate the non-receipt or short receipt immediately on the common portal inform number GST, GST नहीं भाई, GST दिल में सर inform number IGCR2, इतने क्वांटिटी कम आए, क्योंकि कल को वो क्वांटिटी चेक करेंगे ऑफिसर, तो सर अगर मेरे को क्वांटिटी कम मिली तो ये सोचेंगे ना कि मैंने उसको इंटेंट पर्पस के लिए काम नहीं लिया और डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया बेटा, इसलिए शॉर्ट क्वांटिटी रिसीव तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे दो सर। फिर मंथली बेस पर मेरे को एक स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द गुड्स। द इंपोर्टर शेल सबमिट अ मंथली स्टेटमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म नंबर IGCR3 अपेंडेड टू दीज रूल्स बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। सर मंथली मेरे को 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक इसका स्टॉक स्टेटमेंट, मतलब कितना गुड्स आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना जॉब वर्क गया है, यहाँ गया, या सारा रिपोर्ट मेरे को बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ सबमिट करना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। अब रूल नंबर 6 में क्या बोलता है, प्रोसीजर फॉर अलाउिंग गुड्स इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। अगर जॉब वर्क करके भेजना, सिंपली ये बोला है साहब जॉब वर्क करके जा रहा है गुड्स जॉब वर्क के लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेंगे,
और सर जो रिपोर्ट, सर जो मंथली स्टेटमेंट हम सबमिट करते हैं उसमें वो मेंशन होगा कि इतना गुड्स मैंने वहां भेजा है और वहां से इतना आ गया है सर। द इंपोर्टर शेल सेंड द गुड्स, अब जब गुड्स में भेजूंगा तब अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस भेजूंगा या फिर वेर एवर एप्लीकेबल एन ईवी बिल एज पर जीएसटी रूल्स। क्लियर, मैं इशू करूंगा एंड उसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी भी मेंशन करूंगा, इतना गुड्स गया सब। फिर मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द गुड्स कैन बी सेंड टू द जॉब वर्कर इज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और ईवी बिल। जिस दिन मैंने इनवॉइस या ईवी बिल जनरेट किया था उसे 6 महीने के अंदर गुड्स आ जाने चाहिए वापस से। और इन केस इफ द इंपोर्टर इज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश दैट द गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क हैव बीन यूज्ड एज पर द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन रूल नंबर 4, जिस पर्पस के लिए भेजी थी उस पर्पस के लिए काम नहीं आई, तो ऐसे केस में सर मतलब मैंने बोला क्या जॉब वर्कर क्या गई, जबकि जॉब वर्कर गई नहीं, किसी और क्या गई, मैंने बेच दिया गुड्स को इलीगली, या जॉब वर्कर के लिए जिस पर्पस के लिए भेजी थी उस पर्पस में काम नहीं आया, तो ऐसे केस में जो मेरे उदयपुर के जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर है दे कैन टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टर अंडर रूल नंबर 8 और 8 हम आगे पढ़ेंगे पेनल्टी के लिए बेटा। एंड जॉब वर्कर को बोला भाई तू भी ध्यान रख, यू शैल मेंटेन एन अकाउंट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन देयर ऑन एंड वेस्ट जनरेटेड इफ एनी ड्यूरिंग सच प्रोसेस। आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, कितनी क्वांटिटी आई, कितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने काम में लिया, कितना वेस्ट जनरेट हुआ। जॉब वर्कर शैल प्रोड्यूस द अकाउंट डिटेल्स बिफोर द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सेड ऑफिसर, जब भी उसको चाहिएगा वो इन्फॉर्मेशन देगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क वो क्या करेगा, इन गुड्स को वापस या तो मेरे यहाँ भेज देगा या मैंने उसको बोला नहीं मेरे यहाँ मत भेज, दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ भेज, वहां भेज देगा सर। क्लियर सर, पढ़िए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क सेंड द processed goods to the importer or to the another job worker as directed by the importer for carrying out the remaining process। अगर जॉब वर्कर क्या दूसरे जॉब वर्कर को भेजना है तो अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और एन ईवी बिल, इनवॉइस या ईवी बिल के कवर में सर ये गुड्स वो भेजेगा जॉब वर्कर। आइए ठीक है सर। सेम वे अगर मान लो एक और मेरी ब्रांच है सर, जैसे मैंने जॉब वर्कर के गुड्स भेजी वैसे मैंने मान लो मेरी एक यूनिट उदयपुर में है, एक यूनिट मान लो भिलवाड़ा में है सर राजस्थान, तो सर वहां भेजने के लिए प्रोसेस क्या लगभग सेम प्रोसेस है। देखिए सर, प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर, सर यूनिट ट्रांसफर के लिए क्या प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। अगर कभी भी मैं गुड्स अपनी एक ब्रांच से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भेजूंगा तो पहली बात तो मंथली जो मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं उसमें मेंटेन करूंगा, प्लस मंथली जो मैं स्टेटमेंट सबमिट कर रहा हूं डिपार्टमेंट को सर उसमें भी वो मेंशन होगा। एंड सर जब मैं गुड्स भेजूंगा तब अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या वेयर एवर एप्लीकेबल ईवी बिल उसमें मैं उसके कवर के थ्रू भेजूंगा, उसमें क्लियरली गुड्स का डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी मेंशन करूंगा। एंड सर द इंपोर्टर शेल इन रिलेशन टू दी गुड्स इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर यूनिट मेंटेन एन अकाउंट। सर इंपोर्टर क्या करेगा, जितनी यूनिट ट्रांसफर करी है उसका प्रॉपर अकाउंट रखेगा ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वही जॉब वर्कर क्या लिखा था वही लिखा है पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन देयर ऑन एंड वेस्ट जनरेटेड इफ एनी, प्रोड्यूस द अकाउंट डिटेल बिफोर द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ऑफिसर को जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तब देगा सब। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेड प्रोसेस शैल सेंड बैक द गुड्स टू द प्रीमाइसेस ऑफ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल ब्रांच थी अपनी वहां पर, या अनदर जॉब वर्कर के यहाँ पे अगर जॉब वर्कर के लिए कोई प्रोसेस कराना है वहां पे तो क्लियर। पर ये जब भेजेगा तब अंडर द कवर ऑफ अ इनवॉइस या ईवी बिल के थ्रू भेजेगा। अच्छा आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीने का वक्त नहीं लिखा है, जॉब वर्कर के केस में 6 मंथ का टाइम था, यहाँ पे 6 महीने का वक्त नहीं क्योंकि अपनी यूनिट है। अच्छा हम आगे पढ़ने वाले कि अगर आपने जिस दिन गुड्स को क्लियर कराया वहां से 6 महीने में अगर आपने यूज नहीं लिया तो या तो इन गुड्स को एक्सपोर्ट करो या फिर इनको डोमेस्टिक मार्केट में बेचो ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हम पढ़ेंगे आगे। तो ये तो आपके ही ब्रांच है ना सर, इसलिए यहाँ पे 6 महीने की लिमिट नहीं, आप तो डायरेक्ट कस्टम पे करो भाई साहब, ये लिखा है सर। हम आगे पढ़ेंगे, ये रहा रूल नंबर 7, री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। साहब अब जिस पर्पस के लिए मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया था उस पर्पस के लिए यूज तो करना पड़ेगा ना यार। अब मैं अगर उस इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं तो ऐसे केस में सर बैंड मच जाएगी। तो यहां गवर्नमेंट ने मेरे को 6 महीने का वक्त दिया कि जिस पर्पस के लिए मंगाया था उस 6 महीने के अंदर उस पर्पस के लिए यूज कर लेना। अगर गुड्स अनयूटिलाइज रह गए या फिर मान लो गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव तो ऐसे केस में या तो उनको री एक्सपोर्ट कर देना या फिर इनको डोमेस्टिक मार्केट में बेच देना। सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है। अच्छा इस रूल में सर ये पॉइंट्स पहले भी थे सर, सुनना बच्चों ध्यान से। अगर आप इन गुड्स को विद इन 6 मंथ यूज नहीं कर पाए या फिर गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव तो ऐसे केस में या तो इनको री एक्सपोर्ट कर दो। अब री एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि आपने जिस वैल्यू में गुड्स को ओरिजिनली इंपोर्ट किया था उससे कम वैल्यू में आप इसको री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब मान लो आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था
जो क्वांटिटी डिफेक्टिव थी या जो क्वांटिटी एक्सेस आ गई या आपके अनयूटिलाइज रही वो थी, मान लो उसकी वैल्यू थी मान लो 50 लाख रुपए, 50 लाख का वैल्यू ऑफ गुड्स ऐसा था जो एक्सेस आ गया या डिफेक्टिव था या जो यूज में नहीं आया। आपने उसको इंपोर्ट किया था 50 लाख में ओरिजिनली, अब जब री एक्सपोर्ट करोगे तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 50 लाख ओनली, उससे कम में आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो एग्जिबिशन जो था वो विड्रॉ हो जाएगा, सब आपको पे करना पड़ेगा टैक्स का ड्यूटी का अमाउंट जो एग्जिम हुआ था विद इंटरेस्ट। क्लियर? या फिर आप चाहे तो उन गुड्स को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो फॉर होम कंजम्पशन, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो, पर डोमेस्टिक मार्केट में अगर आपने होम कंजम्पशन के लिए इनको बेचा है तो ऐसे केस में जो आपने गुड्स जब आपने क्लियर कराई थी फॉर होम कंजम्पशन अंडर द कवर ऑफ अ एग्जिबिशन नोटिफिकेशन, तो सर उस दिन से लेके जब आप ये कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आप पे करेंगे जब डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को बेचेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल नाउ। ओके डन सर। अब एक और बात सरकार, सिंस आपको पता है कि इन रूल्स के अंदर आप कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज रूल्स टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स ऑल्सो। सर सुनना, मान लो कोई मशीनरी का इंपोर्ट पर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अलाउ करी थी और उसके लिए कंडीशन थी कि आप इस मशीन को इस पर्पस के लिए यूज लेंगे तो एग्जिबिशन मिलेगा। आपने सर जिस उस पर्पस के लिए कोई मशीन इंपोर्ट करी और आपने एग्जिबिशन क्लेम किया था, अब उस मशीन को आपने यूज भी किया, अब बहुत टाइम हो गया साहब, 4-5 साल हो गए, अब इस मशीन को हमें बेचना है डोमेस्टिक मार्केट में या मशीन अब हमारे काम की नहीं है, नई मशीन लानी है साहब, तो आप उस मशीन को भी बेच सकते हो मार्केट में। पर सर ऐसे केस में जो एग्जिबिशन हमने क्लेम किया था वो तो इसलिए हमने अलाउ किया ना कि जिस पर्पस के लिए हमने आपको बेनिफिट दिया वो पर्पस के लिए यूज आना चाहिए। अब उस मशीन को आप थोड़ा टाइम यूज किया, अब आप बेच रहे हो तो थोड़े टाइम का बेनिफिट हम दे देंगे, थोड़ा प्रोपोर्शनेट बेनिफिट हम आपको दे देंगे, बाकी का आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो उसके लिए बोला है गवर्नमेंट ने सिंपली, सर ये तो पहले भी था सब रूल, अब पहले इसमें कोई चेंज नहीं है सर, आपको उस मशीन का डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से गवर्नमेंट ने परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दे रखा है, फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, सेकंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में 3%, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में अगेन 2.5% एंड 2.5%, और उसके बाद 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। सर ये है परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, इससे जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आएगी इस पे कस्टम कैलकुलेट करेगा, जितना आपने एग्जिबिशन क्लेम किया था अब इस प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे आप क्या करिएगा, कस्टम कैलकुलेट करना, और जितना कस्टम का अमाउंट आया वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, और सर अकॉर्डिंगली सर आपको ड्यूटी का अमाउंट निकल जाएगा एंड विथ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सर आई रिपीट, फॉर एग्जांपल मशीन जो आपने इंपोर्ट करी थी, मान लो ओरिजिनली सर 10 करोड़ की मशीन थी और उस पे आपने मान लो 2 करोड़ का कस्टम था जो एग्जिम कराया था, और उस मशीन पे फुल एग्जिबिशन अलाउ था मान लो, और आपने पूरा 2 करोड़ का कस्टम एग्जिम करा दिया था। अब सर यूजिंग दिस परसेंटेज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, मैंने तो क्या बताया साहब, इन रूल्स में बताया है सर 4, 3, 3, 2.5 एंड 2% फॉर ईच क्वार्टर आफ्टर 6th ईयर, ऑन और आफ्टर 6th ईयर, है ना साहब। तो सर ये परसेंटेज ऑफ रिडक्शन से आपने वैल्यू कम करी, अब 2 करोड़ था 10% में मतलब 20% हो गया सर। अब डेप्रिसिएट वैल्यू जो आएगा, मान लो डेप्रिसिएट वैल्यू आया कितना, 4 करोड़ आया सर, अब 4 करोड़ का 20% 80 लाख रुपए हो गया। नाउ 80 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। जब आपने मशीन को क्लियर कराया था फॉर होम कंजम्पशन, वहां से लेकर आज तक का इंटरेस्ट 15% पर annum आपके पे करिए। भारत माता की जय। 80 लाख प्लस इंटरेस्ट, हाँ है ना भाई। और हाँ यहाँ पे बोला है पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी फुल क्वार्टर मानेंगे, और क्वार्टर कब से काउंट करेंगे, जिस दिन मशीन को पुट टू यूज किया है। ध्यान देना, मशीन को क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कब कराया उसका मतलब नहीं है, जिस दिन मशीन को पुट टू यूज किया वहां से ये क्वार्टर्स काउंट होंगे। ध्यान देना, जीएसटी के अंदर क्या था बेटा, अप्रैल मई जून सर जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे फाइनेंशियल वाइज क्वार्टर काउंट होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिस दिन पुट टू यूज किया वहां से एक क्वार्टर। जैसे बर्थडे होता ना, बर्थडे 2 सितंबर को अगर आपका बर्थडे है या किसी का बर्थडे है तो वहां से 3 महीने, हाँ है ना बच्चों। सेम वे मतलब यहां पर आज 2 सितंबर मैंने एक एग्जांपल लिया, तो 2 सितंबर से 1 अक्टूबर 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, सर ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे सर। तो 1 दिसंबर को 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो सब इस तरह से क्वार्टर काउंट करना है सर आपको। तो सर जिस दिन पुट टू यूज किया है वहां से लेकर जब आप मशीन को बेचेंगे तब तक के आपके क्वार्टर्स काउंट होंगे बेटा, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर है तो पूरा क्वार्टर काउंट किया जाएगा सर। क्लियर, डन। तो सर दिस इज हाउ कैपिटल गुड्स को अगर आप बेचते हो तो उस पर कितना कस्टम का जो आपने बेनिफिट लिया था वो कैसे आपको रिवर्स करना है, कैसे आपको पे करना है, आई होप आपको समझ में आया बेटा ये। क्लियर, डन। आंसर यह लिखा है, द इंपोर्टर शेल इन रिलेशन टू सब रूल नंबर 4 रिकॉर्ड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन दी मंथली स्टेटमेंट। ओके, कैपिटल गुड्स है कोई भी गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो जो मंथली स्टेटमेंट आप फाइल करोगे, मंथली स्टेटमेंट इन बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसमें सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है सर। रूल नंबर 8,
रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, भाई अगर आप इन रूल्स की जो कंडीशंस थी उसको फॉलो करने में फेल होते हो, कंप्लाई नहीं करते हो, आप कुल मिला के मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में सर, और या फिर ये बोल लो जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया तो उस पर्पस के लिए आपने उस मशीन को या उस गुड्स को आपने यूज नहीं किया, क्लियर, या कोई भी आपने अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो ऐसे केस में सरकार क्या होने वाला है, जो भी आपने अमाउंट ऑफ आपका जो बेनिफिट मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा, आपको बेनिफिट का अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा, एंड वापस से पे करना पड़ेगा वो भी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर। और आपका जो ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी है, मतलब मैं जैसे उदयपुर मैंने एग्जांपल दिया, तो उदयपुर का जो ज्यूरिसडिक्शनल मेरे एसीडीसी है वो मेरे से रिकवरी करना शुरू कर देंगे, और मैंने कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन किया हुआ है अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी और श्योरिटी। तो सर अगर मैं पूरा कस्टम का अमाउंट जो मैंने बेनिफिट लिया था जो अब मेरे को नहीं मिलने वाला है, वो अगर मैं पे नहीं करता हूँ विद इंटरेस्ट, तो मेरे से वो रिकवरी करेंगे और वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके पैसा रिकवरी कर सकते हैं। और ध्यान रखना इंटरेस्ट कब से लगेगा, जिस दिन से मैंने गुड्स का क्लियरेंस कराया था वहां से लेकर जब मैं पे करूंगा तब तक का इंटरेस्ट 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्लियर, डन, समझे मेरी बात, ओके। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने और ऐड कर दिया जो बोलता है कि अगर आपने कोई गुड्स जॉब वर्क करके भेजा था, कहा भाई जॉब वर्क के लिए, तो सर अगर जॉब वर्कर ने कुछ गड़बड़ करी तो सर ऐसे केस में मतलब जो भी गुड्स रिमूवल हुआ है जॉब वर्कर के लिए, प्रोसेसिंग हुआ इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क, वहां अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो इंपोर्टर शेल बी रेस्पॉन्सिबल, ध्यान से देखिए बेटा, हु शेल बी रेस्पॉन्सिबल, इंपोर्टर शेल बी रेस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं आप आप डिपार्टमेंट तो भाई तुम जॉब वर्कर से बात करो, उसने गलती करी मैं क्या करूं साहब, इंपोर्टर शेल बी रेस्पॉन्सिबल। एंड अगर सर इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो, एसीडीसी ऑफ कस्टम हैविंग जुरिसडिक्शन ऑफ प्रीमाइसेस व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शुड बी पुट टू यूज, मतलब जो एसीडी जो उदयपुर था बेटा उसके जुरिसडिक्शनल एसीडीसी क्या करेंगे सर, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और मेरी बैंड बजा के सर मेरे से पैसा रिकवरी करेंगे सर। हाँ है ना, ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी, वो अभी भी है सर। एंड लास्ट रूल नंबर 8A बोलता है क्या, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है इंपोर्टर ने या जॉब वर्कर ने, तो ऐसे केस में सर पेनल्टी चार्ज कर सकता है डिपार्टमेंट अप टू एन अमाउंट विच में एक्सटेंड टू ₹2 लाख without prejudice to any other action which may be taken under the provisions of these rules। सर मतलब 2 लाख तक की पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है। आई होप यू गोट द एंटायर पॉइंट सर। तो कुल मिला के सर मोटा मोटी अगर आपने देखा हो और इन रूल्स को अगर आपने पहले भी ढंग से पढ़े हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है रूल्स में, बस सिस्टम को क्या किया, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम से लिंक कर दिया। इसलिए एक सर्कुलर भी था जिसने इन पॉइंट्स को बताया समराइज करके कि इस अमेंडमेंट आखिर क्यों क्या, वही मैं बता रहा हूं आपको सर। देखो ध्यान से, implementation of the automation in the customs import of goods at concessional rate of duty rules 2017 with effect from 1st March 2022। समरी जिस्ट कि आखिर हमने अमेंडमेंट क्यों किया वो। These amendments are aimed at simplifying the procedure with a focus on automation and making the entire process contactless। Second, these include, अब समरी बता दी, the process is being automated, the rule prescribed the submission of the necessary details electronically through the common portal which is called isget.gov.in। सर मैंने बताया ना आपको फॉर्म नंबर IGCR 1 आपको फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन और आपका एक IN नंबर जनरेट हो जाएगा। जब बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करेंगे तो उसमें IN नंबर और कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर लिख देना, आपका काम हो जाएगा सर। तो सर कॉन्टेक्टलेस काम कर दिया इन्होंने। वेरियस फॉर्म्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड, फॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर दिए इन्होंने, एंड नोटिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ डिटेल्स। Individual transaction based permissions and intimation such as intimation of intent to import goods at concession rate of duty, intimation of receipt of goods, permission to re-export the goods or clear the goods domestically etc. are all being done away। पहले क्या होता था, हर बार जब आपको इंपोर्ट करना इंटीमेशन दो डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, फिर गुड्स रिसीव हो गया उसके 2 दिन में वापस इंटीमेशन दो, तो ये सब हट गया सर, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया इन्होंने भी। A monthly statement would be submitted by the importer on the common portal, जिससे डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी सर कि कितना गुड्स इसने इंपोर्ट किया, कितना यूज किया, कितना जॉब वर्कर किया भेजा, कितना अनदर यूनिट किया भेजा, कितना गुड्स कंज्यूम हुआ, कितना डोमेस्टिक मार्केट बेच दिया, कितना एक्सपोर्ट कर दिया, सब कुछ होगा बेटा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है इसके पास। A procedure for inter-unit transfer of the imported goods has been provided for। पहले ये इंटर-यूनिट ट्रांसफर का प्रोसीजर नहीं था, वो दे दिया इन्होंने। एंड एन इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन फॉर वॉलंटरी पेमेंट through the common portal as specified in the rules is also been developed for implementation। सर वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी डेवलप हो गया साहब इनका, तो वो भी इंप्लीमेंट कर देंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो सर। क्लियर, डन। अच्छा इसके बाद ये सर्कुलर जो पहले दे रखा था वो अभी भी है सर, इसलिए मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। अमेंडमेंट रूल्स खत्म हो गए सर। सर्कुलर की किस एसएससी को कितना सिक्योरिटी देना है, श्योरिटी देना है, वो पहले भी था अभी भी यही, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसके अंदर सर। क्लियर, तो ये मैंने पूरे ही रूल्स आपको वापस से समझा दिए। आई होप आपका समझ में आया बेटा।
तो सिंपली में आप चाहे तो एक समराइज वे में अगर मैं इन रूल्स को समझाना चाहूँ आपको, तो वापस 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला बात, सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, 1 टाइम प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर IGCR1 फिल करेगा एसएससी, क्लियर सर। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा, उसका नाम, एड्रेस, जॉब वर्कर की डिटेल सब कुछ दे देगा सर, कि कौन सी गुड्स इंपोर्ट करनी है, उस पर क्या कंसेशन दे रखा है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है, एंड क्या गुड्स या क्या सर्विस वो प्रोवाइड करने वाला है। देन सर उसको एक IN नंबर मिल जाएगा सर, और हाँ है ना भाई, जिसमें अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी तो कर भी सकता है सर। एंड एक कंट्री बॉन्ड उसको अपने ज्यूरिसडिक्शनल SCDC के जाके फाइल करना पड़ेगा। अब साहब जब भी गुड्स इंपोर्ट करनी रही तब उसको कोई ऑफिसर को इंटीमेशन नहीं देना है, सीधा बिल ऑफ एंट्री के अंदर IN नंबर और कंट्री बॉन्ड नंबर लिखेगा। कस्टम ऑफिसर जो मुंबई पोर्ट का फॉर एग्जांपल, वो गुड्स का कस्टम क्लियरेंस अलाउ कर देगा अंडर द क्लियरेंस अंडर कस्टम्स, मतलब वो कंसेशन रेट पे अलाउ कर देगा सर उसको। फिर हम गुड्स लेके आएंगे, उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे सर हम, क्लियर। मंथली बेस पे स्टेटमेंट सबमिट करेंगे सर हम, हाँ है ना। जॉब वर्कर क्या भेजना, तो अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या सर EV बिल के थ्रू भेजूंगा गुड्स में, क्लियर। वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स जॉब वर्कर भी रखेगा, हम भी रखेंगे, प्लस उसकी इन्फॉर्मेशन वो मंथली स्टेटमेंट जो आएगा उसमें भी देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर उसको गुड्स वापस भेजनी पड़ेगी सर मैक्सिमम, क्लियर। फिर मैं इंटरनेट भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, सेम प्रोसीजर है, बस वह 6 महीने का लिमिट नहीं है। फिर लास्ट में लिख दिया क्या, अगर 6 महीने के अंदर ये गुड्स यूज नहीं आए या एक्सेस क्वांटिटी में अगर आ गए या सर डिफेक्टिव थे, तो या तो इनको एक्सपोर्ट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितने में आपने इंपोर्ट किया सर। डोमेस्टिक मार्केट में बेचना है तो बेच दीजिएगा, पर डोमेस्टिक मार्केट में अगर बेचते हो तो जो कस्टम एग्जेम्प्ट हुआ था वो कस्टम आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कस्टम अगर आपने कैपिटल गुड्स पे कंसेशन लिया था और कैपिटल गुड्स अगर आप बेचते हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर देना सर, है ना। 4, 3, 3, 2.5, 2.5 एंड 2, 2, 2, 2, 2 सर परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस करते जाना, डेप्रिशिएट वैल्यू आएगी। प्रोपोर्शनेट जो आपने कस्टम का बेनिफिट लिया था उतना उस डेप्रिशिएट वैल्यू पे लगा देना, उतना कस्टम पे करना विद इंटरेस्ट। भारत माता की जय। डिफॉल्ट किया तो आपसे रिकवरी करेंगे और पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं सर, हाँ है ना। ये पूरे रूल्स खत्म होते हैं अब, हाँ है ना भाई, डन। तो सर ये खत्म हो गया आपका क्या, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी वाले रूल्स भी। आओ बच्चों, अब सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या लिखा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 ही एप्लीकेबल है आपके लिए भी, और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने टिल 30 सितंबर 2022 सर। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने पढ़ी हुई वही आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ध्यान देना बेटा, जस्ट वापस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। MEI स्कीम हट चुकी है, SEI स्कीम सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम भी आपको नहीं पढ़ना है, वो भी हट चुका है। इनकी जगह पे रोडटेप स्कीम ऑलरेडी आ चुका है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ओके। तो सर 30 सितंबर 2022 तक इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है, तो सारे बेनिफिट्स, सारे एग्जम्पशंस एंड सारे जो एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह सब कुछ एक्सटेंड कर दिया इन्होंने सर, ओके डन। सेकंड, सिंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड हुई है तो सर हमने जब एडवांस ऑथराइजेशन पढ़ा था तो एडवांस ऑथराइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी आर एग्जेम्प्टेड। अगर आपने कोई इनपुट्स इंपोर्ट किए अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम एग्जेम्प्टेड इंक्लूडिंग 3739, पर 3739 के लिए बोला था टिल 31 मार्च 22 तक ही एग्जेम्प्ट रहेंगे, पर इसको बढ़ा के 30 जून 2022 कर दिया। अच्छा, ओरिजिनली जब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी थी, जब GST नया नया आया था, पहले 31 मार्च 19 तक किया, फिर 20 तक किया, फिर 21 तक किया, फिर 22 तक किया, अब 30 जून 2022 तक कर दिया। और आपको बता देता हूं मैं, वैसे आज अभी जुलाई मंथ चल रहा है, तो आप कहेंगे सर अभी जुलाई में अभी पोजीशन क्या है सर, मैं बता देता हूं, अभी तो गवर्नमेंट नहीं पता है क्या कर दिया है, ये डेट हटा ही दी है सर। मतलब 3739 विल बी एग्जिम्ड, बात खत्म। और हर बार गवर्नमेंट क्या होता है, 31 मार्च 19 आया, फिर उसको बढ़ाया 2020 किया, 2020 जब 31 मार्च आया तब उससे 2 दिन पहले क्या किया, 31 मार्च 2021 किया, फिर 21 के बाद 22 किया, फिर सर बढ़ा ही रही है तो डायरेक्ट एग्जामिशन दे ही दो ना। हर बार की तकलीफ, आपको भी परेशानी, हमारे को भी परेशानी, हमको भी एक एक बार हर बार अमेंडमेंट बताना पड़ता है, एक्सटेंड करने कर दो ना सर डायरेक्ट। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली 30 जून के बाद क्या कर दिया सर, ये पॉइंट डेटा दिया और बोल दिया क्या 3739 एग्जाम्प्ट रहेंगे, दिमाग खराब मत करना, क्लियर सर। आगे भी ये बोला हुआ है सर, ये हो गया एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर। अच्छा, DFIA स्कीम में तो आपको पता है कि ओनली बेसिक कस्टमरी एग्जाम थी, अदर 3739 तो एग्जाम वैसे भी नहीं थी, तो सर वहां पे एक्सटेंड करने की बात आती भी नहीं सर। बात आती कहां पर सर, EPCC स्कीम में। EPCC स्कीम में क्या था सर, अगेन वही ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम एग्जाम थी इंक्लूडिंग 3739, पर 3739 31 मार्च 2022 तक थी, जिसको बढ़ा के 30 जून 2022 कर दिया। फर्दर मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको भी अब ये तारीख भी हटा दी है, बस बोल दिया 3739 एग्जाम के साथ, बात खत्म सर। सेम वे जब हमने ये बात करी थी डीम्ड एक्सपोर्ट वाली, सर वहां पे भी क्या था सर, 3739 जो था वो 1 अप्रैल 22 तक एग्जाम था,
जिसको फर्स्ट जुलाई 22 तक किया था इन्होंने, अब इसको बढ़ा के अगेन क्या कर दिया, अनलिमिटेड टाइम तक लिए कर दिया है और बोल दिया साहब ये एग्जाम रहेगा। तो कुल मिला के अभी आपके लिए तो 1 जुलाई 2022 डेट ध्यान रखनी, पर हाँ वैसे डेट ध्यान रखने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, ईपीसी स्कीम ले रखा है, या आपने डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह ले रखा है, ईओयू वगैरह के प्रोविजन से, तो वहां पर गवर्नमेंट ने 3739 भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्लियर? और एग्जाम पहले भी था, अभी भी है, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया और आगे जस्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इस डेट को हटा दिया और बोल दिया अनलिमिटेड एग्जाम है सर। अब गवर्नमेंट को जब एग्जाम हटाना होता है हटा देगी गवर्नमेंट, और क्या है, बार बार एक्सटेंड क्यों करना। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर सारे अमेंडमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स को लेके खत्म होते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट्स बहुत कम है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम करीब आते हैं डर लगता है, लोग डराते भी है सर, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। और हाँ ये जो लिखा है ना ऊपर, उसको सर ध्यान देना, सर जुनून बना देना सर अपना, क्योंकि सर आप जो ठान लिया वो आप कर सकते हो। और हाँ ध्यान देना, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। देखो वी आर द कोच, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको थोड़ा चीजों को इजी कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और हाँ ये विश्वास जरूर रखना, हारता वही है जो हार मान लेता है। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाओ, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, एंड सर जिंदगी में खुश रहो। माहौल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।